क्लास 10 ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स क्या होता है? जो चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल रहती है, जैसे कोल, गोल्ड, वुड, डायमंड, जो रिसोर्स वाटर, जो भी रिसोर्स जो इन्वायरमेंट में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्स क्या करते हैं? उसको हम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ये कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वुड से पेपर बनाते हैं। ये सब जो इन्वायरमेंट का जो भी चीज़ है हम उसको कैसे में डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, उसे हम डेवलपमेंट करते हैं। उसे बोले इसे बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स किस लिए यूज़ होता है? डेवलपमेंट के लिए। अब है everything available in our environment which can use to satisfy our need, provide technology accessible, economic feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ना हुआ जो चीज़ environment में अवेलेबल है, जो चीज़ environment में अवेलेबल है, जो our नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जो नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? या उसी जो न्यूज़ को मैं सेटिस्फाई करता है, किससे प्रोवाइड करता है? जो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमी फ्रीजेबल भी होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसे वो क्या कहेंगे? हम रिसोर्स कहेंगे। तो रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, इट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमी फ्रीजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। उसी को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, जैसे जो ह्यूमन बींग्स है वो किसी वो नेचर से कनेक्ट रहता है। नेचर से क्या होता है? टेक्नोलॉजी बनाता है, टेक्नोलॉजी से इंस्टीट्यूशन को डेवलप करता है। तो मन क्या कर रहा होता है? नेचर से टेक्नोलॉजी लिया, नेचर से टेक्नोलॉजी लिया, उसको फिर नेचर से नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, नेचर ह्यूमन बींग ने नेचर से रिसोर्स लिया, टेक्नोलॉजी में यूज किया और उससे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया। इसी को बोलेंगे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब देयर दिस रिसोर्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब ये सारे रिसोर्स को 4 वेज में डिवाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, डेवलप, इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। ये सब चीजों में इसको डेवलप किया गया है। उन सब चीजों में इस रिसोर्स को डेवलप किया गया है। तो पहले पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो पहला रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को पहले हम जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसे सबसे पहले हम जानेंगे। फर्स्ट, बायोटिक। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, जो रिसोर्स जो रिसोर्स जिसके अंदर लाइफ रहती है, मतलब जो जो रिसोर्स जो ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है, जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है, ओ बी टी आई, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। उसके अंदर क्या रहता है? बायोस्फीयर। और हैंड लाइफ, उसके अंदर लाइफ भी रहता है। जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है उसके अंदर लाइफ भी रहता है। उसे क्या बोलेंगे? अबायोटिक, नहीं बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। अबायोटिक नहीं, बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं एग्जाम्पल एक अच्छा सा। FLO फ्लोरा एंड FUN फोना। फ्लोरा फोना, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना, फ्लोरा फोना मतलब जो मतलब फ्लोरा मतलब
फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स की स्पीसीज, और फौना मतलब जो जो एनिमल्स की स्पीसीज, और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हो गए फ्लोरा फोना का। ये क्या हुआ, एक ब्रीफ एग्जाम्पल हुआ, एक फ्लोरा एक फोना का एक ब्रीफ एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो इससे हम पढ़े बायोटिक के बारे में। अब पढ़ेंगे एबायोटिक के बारे में। एबायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। तो सेकेंड हम लोग का अबायोटिक, अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, अबायोटिक रिसोर्स, इसमें क्या होता है, विच विच नॉट कंटेन लाइफ, विच नॉट कंटेन लाइफ, मतलब उसके अंदर लाइफ रहती ही नहीं है। उस तुम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। उससे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल हो गया, एग्जांपल रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, एंड मिनरल्स, ये सब क्या हो गया, जिसके अंदर लाइफ रहती ही नहीं है, जिसके अंदर लाइफ रहती ही नहीं है, उसी जो बीच में लाइफ रहती नहीं, उसी को कहेंगे अबायोटिक रिसोर्स। एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल हुए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें हम क्या देखें, इसमें हम बायोटिक को भी देख लिए, चलो एबायोटिक को भी देख लिए। अब जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को जानते हैं। ऑन द बेसिस में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को, ऑन द बेसिस में नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को। तो पहला है सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, EXHUSTIBILITY, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये इसका क्या हुआ, ये इसका एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नहीं हुआ ये, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जानेंगे। पहला रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, और रिन्यूएबल रिसोर्स होता है विच, अच्छा लिखते हैं, विच कैन renewed, जो रिसोर्स जो रिन्यू कर जाए उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द जो रिन्यू की तरफ से बोले रिन्यूएबल रिसोर्स। और रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में आपका हो गया बायोगैस, बायोगैस, और आपका हो गया सोलर, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये भी देख लो, सोलर एनर्जी रिसोर्स की इस तरह रहता है, बायोगैस। एक बायोगैस का एग्जांपल लेते हैं,
साइड से। ठीक है, जैसे क्या था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, क्या था मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्स जो रिन्यू हो सकता है। एग्जांपल क्या हुआ है, एग्जांपल जो हम लोग का वो है, एग्जांपल जो हम लोग का वो क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, एग्जांपल एग्जांपल रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकता है। ठीक है, बायोगैस हो गया, इको फ्रेंडली मतलब बायोगैस, इको फ्रेंडली बायोगैस, इको फ्रेंडली बायोगैस। और ये सोलर एनर्जी, जो सन से हमें सोलर एनर्जी मिलता है, सोलर एनर्जी। ये सब एग्जांपल हुआ। सेकेंड हम लोग का, सेकेंड हम लोग का है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स रिन्यू नहीं हो सकता। जो रिसोर्स रिन्यू नहीं हो सकता उसी को बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसी को बोलेंगे। अब इससे क्या होता है, जो जिसको फॉर्मेशन के लिए, जो फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर। फॉर्मेशन के उसको क्या लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, उसे हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, फ्यूल, फिर मेरे से फ्री फ्यूल, पेट्रोल। इससे क्या हुआ है, ये सब किस एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग का, ये देखो हमने क्या किया, रिन्यूएबल देख लिया, नॉन रिन्यूएबल देख लिया। अब देखेंगे हम लोग इसका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, तो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनर, OWNERSHIP, ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स, INDIVIDU, इंडिविजुअल रिसोर्स, RC, इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या है, जो रिसोर्स, जो रिसोर्स, जो रिसोर्स प्राइवेटली, जो रिसोर्स प्राइवेटली कोई इंडिविजुअल ओन करता है, प्राइवेटली ओन इंडिविजुअल, INDIVIDU, प्राइवेटली ओन इंडिविजुअल, जो कोई प्राइवेटली ओन करता है उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। मतलब जो रिसोर्स कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है उस रिसोर्स को, कोई प्राइवेटली, उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्स उसी बोलेंगे। ठीक, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे, हाईलाइट कर दो, इंडिविजुअल रिसोर्स। सेकेंड है COMMUNITI, कम्युनिटी, OWNE, ओन रिसोर्स। और कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या होता है, जो रिसोर्स, जो रिसोर्स एक्सेसिबल बाय
member or communities, member और कम्युनिटी, उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, उसी को बोलेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देना भूल गए थे। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया प्लॉट, प्लॉट हो गया, प्लॉट हो गया, फिर लैंड हो गया। इसे किसका? एक इंडिविजुअल का हक है, उसे बोले इंडिविजुअल रिसोर्स। अब इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें मेंबर जैसे कि क्या होंगे? पॉन्ड, पॉन्ड हो गया, फिर पब्लिक, फिर पिकनिक। मतलब जो पिकनिक स्पॉट होता है, जो पिकनिक स्पॉट, पब्लिक पार्क, वो सब क्या होता है? एक कम्युनिटी ओन करती है। पिकनिक स्पॉट्स, ये तो क्या हुआ? जो एक कम्युनिटी ओन करती है, मेंबर या कम्युनिटी ओन करती है, उससे क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, उसी को बोलेंगे। तो ये हो गया। अब थर्ड में जाते हैं। अब थर्ड क्या है आप लोग का? तो देखो, मैं बार बार ये जो स्लाइड आ रहा है ना, मिस्टेक हो रहा है, जो बार बार मैं गलती से स्लाइड ला दे रहा हूँ, ये वाला, उसको थोड़ा सा मत जाना। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। अब क्या है? कम्युनिटी हो चुका है। अब क्या करें? नेशनल रिसोर्स। अब देखो, मेन रिसोर्स यही से है, नेशनल, ने नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स अब क्या होता है? अंडरलाइन, नेशनल रिसोर्स, जो रिसोर्स, जो रिसोर्स बिलोंग टू नेशन, जो रिसोर्स, जो रिसोर्स जो रिसोर्स किसी नेचर, किसी नेशन का हो, उसी को क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। बिलोंग्स टू नेशन, जो रिसोर्स, जो रिसोर्स बिलोंग टू नेशन, जो रिसोर्स, जिसका रिसोर्स उसका ही उसी नेशन का होगा। तो उसकी इंडिया का जो भी पार्ट है, वो सब क्या होगा? उसका खुद का रिसोर्स होगा। कोई बाहरी कंट्री इस पर यूज नहीं कर सकता। जैसे कि अब देखो, जैसे हमने क्या लिया था, अभी ध्यान देख लो। इस हमने क्या, किसका एग्जांपल लिया था? एक एग्जांपल लिया था, मैं किसका एग्जांपल लिया था? इंडिविजुअल रिसोर्स का, इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल लिया था। अच्छा, इसको अच्छा से लिख देता हूँ, तो एक फ्लो की तरह। मैं क्या बताया था इसमें? INDIVI, ड्यूअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स। तो क्या कर, जो इंडिविजुअल रिसोर्स किसको बोलते हैं? जो प्राइवेटली ओन करता है, प्राइवेटली प्राइवेटली ओन्ड है। लेकिन क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या है, इसमें जो होता है, इसमें जो कंट्री है, जो कंट्री है, उसके पास क्या लेता है? उसके पास क्या रहता है? उसके पास क्या है? एक लीगल पावर लेता है, लीगल पावर लेता है किसी भी, अच्छा लिख देता हूँ, सी कंट्री हैव लीगल पावर टू ए सी क्यू QUI acquire any private owned resource, any private owned resource। मतलब क्या, इससे क्या हुआ? जो रिसोर्स,
जो रिसोर्स कोई प्राइवेटली, मतलब ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इंडिविजुअल रिसोर्स जो प्राइवेटली ओन किया जाता है, कोई भी एक इंडिविजुअल इस रिसोर्स को खरीद सकता है। लेकिन जब नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्स की बात है, तो यही पे नेशनल रिसोर्स की बात है, नेशनल रिसोर्स की, जो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ना, वो भी किससे बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, नेशनल रिसोर्स से बिलोंग करती है। जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पर्सन का रिसोर्स भी है, वो भी किसका है, किसका है, किसका है, नेशन का ही है। ठीक है, जो ये प्राइवेटली जो रिसोर्स जो ओन करता है वो किसका है, उसका नेशन का ही है। बस कर देता हूँ, किसका है, नेशन का ही वो रिसोर्स होगा, उसे हक नहीं बनता। इसे कंट्री के पास कहते हैं, कंट्री के पास लीगल पावर रहता है, लीगल पावर रहता है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का एक लीगल पावर रहता है। ठीक है, किसके लिए, अपने अपने आम जनता के फायदे के लिए। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल 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 हो गया, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, रेलवेज हो गया, फिर आपका क्या हो गया, रोड्स हो गया। ये सब क्या है, ये सब नेशनल रिसोर्स है, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। कंट्री के पास लीगल पावर है किसी भी इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को ओन करने का। अगर कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल उसको ओन करे, तो उसके पास क्या रहता है, एक लीगल पावर रहता है। किस चीज का लीगल पावर रहता है, किसी चीज को एक्वायर करने का एक क्या होता है, एक लीगल पावर रहता है। किसी भी चीज को एक्वायर करने का क्या रहता है, एक लीगल पावर, लीगल पावर रहता है। किसी भी चीज अपने अपने मतलब आम जनता के भला के लिए रहता है, उसको क्या रहेगा, नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब जानेंगे हम लोग का अपना फोर्थ क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स, TRNA TERNATION, इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, RESOURC, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब ये क्या रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स होते हैं वो बिलोंग टू TERNATION, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, INSTITUTI, नेशनल इंस्टीट्यूशन। किसको बिलोंग करता है, कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन को ये बिलोंग करता है। न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल साथ में लिखता हूँ, इंस्टीट्यूशन, INSTITUTI, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उसी को हम बोलेंगे क्या, उसी को हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स, उसे बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया ओपन सी। ओपन सी कहाँ से कहाँ, मतलब जो 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स जो है, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो है वो क्या है, वो ओपन ओशन है, वो क्या है, एक ओपन ओशन है। उस पे से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हक है। ठीक है, और उस रिसोर्स को यूज करने के लिए उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या करना होता है, परमिशन लेने पड़ती है ओपन सी का यूज करने के लिए। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग का ये टॉपिक रह गया कि कौन सा टॉपिक रह गया है, ऑन, मैं थोड़ा सा और साइन कर लो, खत्म होने ही वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये लास्ट है, स्टेटस ऑफ DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, साइन कर लो भाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए।
फर्स्ट क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो रिसोर्स जो रिसोर्स जो अवेलेबल रहता है, रिसोर्स अवेलेबल 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 लेकिन जो रिसोर्स अवेलेबल रहता है, लेकिन क्या कहता है, उतना जो अवेलेबल, जिस रीजन अवेलेबल रहता है, लेकिन हमें उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें उसका पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है। रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन बी यूटिलाइज नॉट बी यूटिलाइज सही, नॉट बी यूटिलाइज। रिसोर्स रिसोर्स क्या है? रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन किस लिए उसको यूटिलाइज नहीं किया जाए? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे लिख देता हूँ, इसके चलते नहीं हो रहा है। LAC लैक, किसे चलते नहीं हो रहा है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, TCHLOG वर्ड, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोले? पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल है, पोटेंशियलिटी है, रिसोर्स है, लेकिन किस लिए? टेक्नोलॉजी के चलते वो चीज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते वो चीज यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये समझ लिया पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट है आपका DEVELOPED, डेवलप्ड रिसोर्स। और डेवलप्ड रिसोर्स मतलब, अब वो समझो भाई, डेवलप्ड रिसोर्स मतलब डेवलप्ड है। ठीक है, ठीक है, या ऐसे समझ रहे होंगे। देखिए, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, जिसका जो रिसोर्स जिसका सर्वेड हो गया है, सर्वेड किस चीज किसका सर्वेड हो गया है? क्वालिटी का, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों का सर्वे हो चुका है। ठीक है, लेकिन मतलब वो क्या है उस जगह, लेकिन क्या है, वो जो उसका जो डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब इसकी यूटिलाइजेशन डिटरमाइन है। और ये जो डेवलप रिसोर्स है, वो किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, एंड देयर फिजिबिलिटी, उसके पैसे कीमत पे डिपेंड करता है। उसी को क्या बोलते हैं? तो डेवलप रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? सेकंड टॉपिक लिख देता हूँ। इसे किस लिए इसको क्या है, क्वांटिटी यूज करने के बाद क्या किया गया? इसको डिटरमाइन डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन, डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन। और ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड किस पे डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। डिपेंड किससे करता है? टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है फॉर डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन में डिटरमाइन तो करता है, क्वांटिटी सर्वे भी हो चुका है, उसी क्या सर्वे हो जाए, और डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन, क्वांटिटी को चेक करने के बाद डिटरमाइन भी हो चुका है। यूटिलाइजेशन का किस पे डिपेंड? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, इसलिए नहीं हो सकता। सेकेंड ले लो, दो और बाकी है, बस सुबह थका, हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। STOC के स्टॉक भी थोड़ा सा समझ लो, स्टॉक क्या होता है।
छोटा समझाऊंगा। STOCK स्टॉक क्या होता है, ये बड़ा में लिखा है कि ज्यादा नहीं करना। स्टॉक, ये स्टॉक जो सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, सेटिस्फाई फॉर ह्यूमन नीड्स का सेटिस्फाई रहता है। और स्टॉक क्या रहता है, स्टॉक बचा के रखता है। तो जैसे कि 1 kg, जो 1 kg जो ग्राम है, उसको किसको उसको क्या है, एक स्टॉक में, स्टॉक की तरह उसको सेव करके रखा है, मतलब वो स्टॉक में है। जो 1 kg, जो 1 kg मतलब 1 kg जो सामान है, वो किसमें, स्टॉक पे अवेलेबल है, ठीक है, वो स्टॉक में है, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसी को बोलेंगे। ये लास्ट जान लो, लास्ट टॉपिक है रिजर्व। रिजर्व का क्या मतलब होता है, जो हम लोग रिजर्व किसे करते हैं, फॉर फ्यूचर नीड्स। जो फ्यूचर नीड्स के रिजर्व करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्स बोलेंगे। रिजर्व मतलब फ्यूचर नीड्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, इसी को क्या बोलेंगे, रिजर्व बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया, हमने तो रिसोर्स और क्लासिफिकेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाने वाले किसे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, अच्छे से, और तो फटाफट करेंगे, फटाफट, ठीक है, इसको फटाफट करेंगे। इससे मिस्टेक हो गया, इसको इधर आना चाहिए, ठीक है, ओके हो गया। अब देखो, डिस्क्रिमिनेटिव जो डेवलपमेंट रिसोर्स, मतलब कुछ है ना, जो कोई ग्रीडी पीपल्स है ना, जो जो रिसोर्स का है ना इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसमें जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ठीक है, इससे जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, वो क्या खड़ी हो रही है, डिपेंडेंस ऑन रिसोर्स पर सेटिस्फाइंग द ग्रीडी ऑफ द फ्यू लीजर, मतलब जो ग्रीडी लोग, मतलब जो लालची लोग होते हैं ना, लालची लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, डिपेंडेशन कर रहे हैं, रिसोर्स को कम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कौन, जो ये ग्रीडी पीपल्स है, जो ग्रीडी पीपल्स है, वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सूत्र से लिख देता हूँ, RESOURCE, रिसोर्स माइनस किसके चलते हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, ग्रीडी पीपल के चलते हो रहा है। देखो ये भी बोल दिया, किसके चलते हो रहा है, कुछ फ्यू ग्रीडी पीपल्स के चलते है ना, ये चीज हमें देखने को मिल रहा है, कुछ फ्यू ग्रीडी पीपल्स के चलते हैं, जो अपने फायदे के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्यू ग्रीडी पीपल्स के चलते क्या हो रहा है, रिसोर्स डिपेंड कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच टर्न डाइवेट द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। दो क्या करते हैं, जो 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 रिसोर्स है, कुछ जो लोग हैं, वो क्या है, वो सोसाइटी, जो रिसोर्स के मामले में जो सोसाइटी को ना दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं, मतलब रिसोर्स मतलब होता है ना, अमीर गरीब, तो अमीर के पास क्या रहता है, ज्यादा रिसोर्स रहता है, गरीब के पास ज्यादा रिसोर्स रहता है, सॉरी लिख दिया, ज्यादा रिसोर्स रहता है, और पुअर के पास उतना रिसोर्स नहीं रहता। तो इसी में क्या हुआ है, दो सेगमेंट, सोसाइटी को क्या क्या दो सेगमेंट में बांट दिया है, इसी रिच और पुअर के चलते, ठीक है, रिच और पुअर के चलते। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन of resource has led to a global ecological crisis, global warming and ozone layer depletion। और इसका जो ज्यादा मात्रा में यूज होना, मतलब रिसोर्स का ज्यादा मात्रा में यूज होना, ज्यादा मात्रा में यूज होना, इससे क्या हो रहा है, जो रिसोर्स का जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, अगर इसको यहाँ पे भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, रिसोर्स बढ़ रहा है, जो रिसोर्स बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है,
जो रिसोर्स बढ़ रहा है उससे क्या होता है, जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब रिसोर्स को काटने, पेड़ कटते जा रहे हैं, उसका यूज करते जा रहा है, रिसोर्स को ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, तो उससे भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन भी हो रहा है। An unequal distribution of resource can cause essential for sustainable equality, life and global peace. इससे क्या हो रहा है, इसका अनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिसोर्स है वो सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस होता है वो रह ही नहीं पा रहा है। अब इस चीज को करने के लिए क्या होता है, इस चीज को करने के लिए, इसको रखने के लिए क्या होता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होता है किसमें, इसका अर्थ समिट होता है 1992 में अर्थ समिट होता है। ये किस लिए किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कहाँ किया जाता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिति। और उसमें क्या किया, उसमें एजेंडा 21 को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये जान लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and developing in the present should not compromise the need for future generation. No resource, जो रिसोर्स बिना किसी डैमेज किए, बिना नेचर को डैमेज किए, इन्वायरमेंट को डैमेज किए, ठीक है, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए उसे सशर्त और नॉट कम्प्रोमाइज नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, बिना इन्वायरमेंट डैमेज किए हुए और प्रेजेंट रहना चाहिए और कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के से कम्प्रोमाइज होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो हुआ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ, ये जो अर्थ समिट हुआ, ये क्या हुआ, 100 heads of state of meet in Rio de Janeiro. The Earth Summit covered addressing the urgent problem of environmental protection, socio-economic development at global level. ये जो हुआ कि ये जो अर्थ समिति का हुआ, जो 100 स्टेट्स आए थे, ये एक अर्जेंट प्रॉब्लम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक के लिए। और रियो कन्वर्स एंड क्लोज विद द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्टेड एजेंडा 21, और फॉरेस्ट को बचाने के क्या क्या एजेंडा 21 को इंट्रोड्यूस कर दिया। और एजेंडा 21 होता क्या है, ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ एंड लोकल एजेंडास एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एजेंडा ने जो समिट हुआ था, जो एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस हुआ, वो छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट्स को दिया गया लोकल एजेंडास, खुद का लोकल एजेंडा बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए। डिक्लेरेशन साइन, और ये कब साइन हुआ, 1992 बाय यूएनसीडी, यूनाइटेड स्टेट द्वारा इसको क्या किया गया, उसको डिक्लेरेशन साइन किया गया। कॉम्बैट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पॉवर्टी एंड डिजीजेस, लड़ाई करने के लिए इन्वायरमेंटल डैमेज जो हुआ है, पॉवर्टी, गरीबी और डिजीजेस से। अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचीव करेंगे मतलब ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग मतलब सपोज कि हमने कोई रिसोर्स को बताने के लिए हमने प्लान का स्ट्रक्चर प्लान कर रखा है। व्हाई वुड डू नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, आखिर रिसोर्स प्लानिंग क्यों चाहिए। अनइक्वल एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, बैलेंस द रिसोर्स प्लानिंग ऑफ ए नेशनल, स्टेट, रीजन, लोकल लेवल इज रिक्वायर्ड। रिसोर्स को बैलेंस करके चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेशनल पर, स्टेट पर, रीजनल पर, लोकल लेवल्स पे हमें की जरूरत होती है रिसोर्स को प्लान करने के लिए। अब रिसोर्स को तीन स्टेप से प्लान किया जाता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग स्ट्रक्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट। पहले उसको हम क्या करेंगे, पहले हम सर्वे करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम उसको सर्वे करेंगे, सर्वे सर्वे करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे हम लोग उसका प्लान स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हम उसका प्लानिंग स्ट्रक्चर को जानेंगे।
हम पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे हमें क्या करना है, इस पे क्या बैठाना है, इस पे कितना रिसोर्स बचा है, स्ट्रक्चर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उस चीज का डेवलपमेंट करेंगे, उस चीज वो जो रिसोर्स है उसे हम लोग डेवलप करेंगे, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस रिसोर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको किसमें यूज कर देंगे, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में इसका यूज कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो क्या क्या फिर आइडेंटिफाई करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये देखो यही लिखा है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ ए कंट्री। ये पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कितना है रिसोर्स पूरे रीजन में, कोई कंट्री में। हम सर्विंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स। पर हम ये जो ये जो ये जो 5 चीज है, सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट, ये जो 5 चीज है उसको उसको हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे इस चीज का। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर and not the appropriate technology skills and institutions set up by implementing resource development plan। अब इसको प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स और इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे इसको रिसोर्स को डेवलपमेंट प्लान से प्लान करने के लिए। मैचिंग द रिसोर्स विद डेवलपमेंट प्लान, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और ये जो रिसोर्स का मैचिंग करेंगे उसको पूरे नेशन के डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे। सॉरी, एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। और रिसोर्स की एबिलिटी क्या है, नेसेसरी फॉर ऑल डेवलपमेंट, मतलब सारे चीजों के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। बट इमरली एबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर द डेवलपमेंट। तो जो रिसोर्स, जो एबिलिटी ऑफ रिसोर्स वो भी टेक्नोलॉजी के एब्सेंस पर और इंस्टीट्यूशन में भी हिंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कंट्रीज रिच इन रिसोर्स बट इकोनॉमिक बैकवर्ड, पुअर रिसोर्स बट इकोनॉमिक डेवलप। अब ये मतलब समझ लो, जो कंट्री रिच है रिसोर्स के मामले में, लेकिन उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है। रिच है, रिच किसमें है, रिसोर्स के मामले में रिच है लेकिन पुअर, टेक्नोलॉजी है वो पुअर है। और उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी में, रिसोर्स के मामले में ये क्या है, पुअर है, पुअर है, लेकिन यही इसकी जगह टेक्नोलॉजी के मामले में वो रिच है। टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, वो रिच है। तो डिफरेंस समझ सकते हैं। जो कंट्री जिसके पास रिसोर्स है वो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं, जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी कम नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, जिस कंट्री के पास रिसोर्स ज्यादा है टेक्नोलॉजी कम है, जिस कंट्री में रिसोर्स कम है टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ये डिफरेंस चल रहा है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्स को कंजर्वेशन कैसे करा। अब महात्मा गांधी जी ने एक वर्ड कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने एक वर्ड कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रेट्स। सब लोगों के लिए इनफ नीड है करने के लिए, लेकिन नॉट फॉर एनीबडी ग्रेट, जो ग्रीडी पीपल्स है उसके लिए ये सब नहीं है। ही प्रेज द ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल एक्सप्लोइटिंग द नेचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट काज रिसोर्स डिप्रेडेशन ऑफ ग्लोबल लेवल। मतलब कुछ ग्रेडी और सेल्फिश इंडिविजुअल वो क्या कर रहे हैं, नेचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो रिसोर्स उसका डिपेंडेशन करे वो ग्लोबल लेवल पर। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इनटू ए प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है, वो चाहते थे कि प्रोडक्शन हुए किसका, मासेस का। इंटरनेशनल एफोर्ट कंजर्वेशन रिसोर्स। अब इंटरनेशनल क्या एफोर्ट रहा रिसोर्स कंजर्व करने के लिए। It is an international level of a club of Roma advocated a resource conservation by the first time of a systematic in 1968। इसमें क्या हुआ, रिसोर्स को क्या किया, वो सिस्टमेटिक से मोरली सिस्टमेटिक से इसको कंजर्व किया। संस्कृति in 1974 Gandhian philosophy was again represented by Samuchar in his book Small is a Beautiful। ठीक है, the similar contribution of expect to a resource conservation of a global level was made by the Mullen Land Conservation Report 1987। Okay, this report introduced the concept of sustainable report। और ये जो रूबी रिपोर्ट था ये किसके बारे में बताता है,
कॉन्सेप्ट बताते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एडवोकेट मीन्स द रिसोर्स कंजर्वेशन which was subsequently published in a book published in a book entire titled Our Common Future. Another significance of a contribution was made of the Earth Summit of Rio de Janeiro in Brazil. अब देखो एक चीज जान लेना, रियो डी JANERO जेनेरियो कहाँ पर था? कहाँ पर था? ब्राजील में। ब्राजील में जगह कहाँ पे? ब्राजील। ब्राजील किसे पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका, नीचे की तरफ पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है, यहाँ पे कहीं पड़ता है, ठीक है। अब लैंड रिसोर्स, का लास्ट टॉपिक है, ध्यान नहीं रहा है। लैंड रिसोर्स क्या होता है, इसका यूज करना है सपोर्ट नेचर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेटिव सिस्टम। ये क्या है? नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को। लिमिटेशन कहता है लैंड इज एन एसेट फॉर फाइन मैग्नीट्यूड। लैंड का जो एसेट हो क्या है? सिर्फ फाइन मैग्नीट्यूड के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मासेस। देखो हमारा प्लेन एरिया कितना है? 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन और प्लेट्यू कितना है? 27% से प्लेट्यू ही है, माउंटेन से 30% है और सबसे ज्यादा प्लेन एरिया ही है। देख लो भाई। अब लैंड यूटिलाइजेशन, अब लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा होता है? फॉरेस्ट में कैसा होता है? लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, पोर्ट लैंड और नॉन एग्रीकल्चर यूज, रोड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जो लैंड कल्टीवेशन यूज नहीं है वो क्या है? बैरन है और वेस्ट लैंड है। अब उसमें क्या करेगा? जो उसमें वो लैंड एग्रीकल्चर पुट्टी नहीं है, उसमें क्या बनाएंगे उन लोग? रोड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रोड्स का डायग्राम दे देता हूँ। उससे क्या बनाएंगे? एक रोड्स बनाएंगे, एक रोड्स बनाएंगे, एक अच्छा सा क्या बनाएंगे? एक रोड बनाएंगे वहाँ से आने जाने के लिए, एक रोड बनाएंगे अच्छे से। क्या बनाएंगे? उन्हें एक रोड बनाएंगे, एक रोड बनाएंगे। जो लैंड, जो चीज द लैंड फूड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज, उस पर रोड और बिल्डिंग्स बन जाएंगे। जो एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं रखा है ना, उस पर क्या बन जाएगा? रोड बन जाएंगे, उस पर रोड, मतलब जो एग्रीकल्चर यूज के नहीं हो सकता उस पर क्या ना वो लग जाएगा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड लाइक एक्सक्लूसिव फैलो लैंड, और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया, कौन सा एग्जाम्पल हो गया? अनकल्टिवेटेड लैंड। ये क्या? परमानेंट प्रेशर गेजिंग लैंड है, मतलब हमेशा के लिए क्या होगा? गेजिंग के लिए, गाय के चढ़ने के लिए लैंड बना दिया गया है। लैंड अंडर बेलियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। अब ट्री का मतलब भंडार उग जाता है, मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे ट्री उग जाते हैं, गेजिंग करने के लिए बन जाता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, और कल्चरल वेस्टलैंड मतलब कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब वेस्टलैंड, उसको छोड़ दे अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 साल एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब 5 साल से ज्यादा उसको ऐसे रहने दिया है, ठीक है। 5 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा कुछ ज्यादा ही हो गया ना, 5 साल से ज्यादा, ठीक है। अब फेलो लैंड क्या होता है? फेलो लैंड उसे कहते हैं कल्चरल फेलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन इज वन ऑफ द लेस वन एग्रीकल्चर ईयर। करंट फेलो लैंड का मतलब जो अभी अभी ये लैंड को थोड़ा देर के लिए छोड़ा गया है वन एग्रीकल्चर ईयर के लिए। अनदर अनकरंट फेलो लैंड वाज अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स, मतलब इसको भी फेलो लैंड को एक और बोलते हैं करंटली, मतलब तेरे को तो 2 साल 3 साल 1 साल के लिए लैंड को छोड़ दिया गया वापस उसका रिसोर्स आने के लिए, इसी को बोलेगा फेलो लैंड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट से लिस्ट वंस इन अ ईयर, ये सिर्फ साल में एक ही बार ही होता है। Years should more than once in agriculture year plus next area is known as the gross crop area. So gross crop area भी बोलते हैं नेक्स्ट एरिया को। अब देखो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड का यूज का पैटर्न इन इंडिया क्या होता है? ठीक है, अंडरस्टैंड द हेडिंग। It is used the land to determine both in biophysical and factors of a topography, climate, soil, types of well as human beings such as population, dynasty, technology, capabilities and cultural traditional, ठीक है। अभी क्या जो लैंड जो यूज कर फॉर फिजिकल फैक्टर्स के लिए, ट्रोपोगेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए, सॉइल के लिए और ह्यूमन फैक्टर्स के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब के लिए। टोटल जियोलॉजिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा जियोलॉजिकल एरिया हम लोग का इंडिया का। लैंड
use data however available for 33%. तो टोटल या फिर परसेंट पर टोटल जियोग्राफिकल एरिया से 93% हमें अवेलेबल है, फिर बाकी के 7% कहाँ गए। अब ये देख लो, ये जनरली तो पूछता तो नहीं है, फिर भी एक ब्रीफ आइडिया देगा तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो वीडियो पहुंच आप उसको हो सके आप रीड कर लीजिए, मतलब बहुत तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं चलो फिर भी कोई कमेंट में बोल देगा भाई, ये करवाओ ना ये वाला जो जनरल यूज का कैटेगराइज है उसको भी करवा दो भाई। अगर आपको नहीं करना है तो करिए, आपको नहीं करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए, आगे बढ़ जाइएगा। और मैं सिर्फ उनके लिए करवा रहा हूँ जो उनको पढ़ना है, ठीक है। अरे क्या हुआ, सॉरी। अब क्या है, अब इसमें जानो, ब्लैक पेन ले लेते हैं। अब जो ये जो देख रहे हो, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, जो दो चीजें डिवाइड कर देते हैं, तो दो चीजें डिवाइड कर दो। इसमें जो ग्रीन कलर का है वो है नॉन कल्चर यूज लैंड, ठीक है। ब्लू कलर में है फॉरेस्ट वाला, रेड कलर बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, फिर पर्पल कलर में है आपका ये वाला, पर्पल कलर में है आपका परमानेंट परमानेंट पेस्टोरल गेजिंग लैंड। तो डार्क में सॉरी लाइट में आपका होगा नेटस्टोन एरिया, ये जो लाइट वाला है ना, ये वाला, ये लाइट में नेटस्टोन एरिया है। फिर डार्क ग्रीन में वो नॉन एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है। और लाइट ब्लू के अंदर है एरिया अंडर मिस्केसियस, फिर ऑरेंज के अंदर है वेस्ट कल्चर वेस्टलैंड, फिर क्या आपका कल्चर वेस्टलैंड हो गया, फिर आपका फेलोलैंड हो गया, फिर करंट फेलोलैंड हो गया, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा एज योर विश। द लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर एंड डिक्रीजेस। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, अगर लैंड परमानेंट प्रेशर क्यों है और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है। Most of the other than the current federal land, entire poor quality and cost of the cultivation has land very high. The pattern of a natural area also vary greatly from one state to another. Over 80% of the total area in Punjab, Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh and Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar. ये सब इसका रीजन बिहाइंड द वेरिएशन, इसे इसका रीजन बना वेरिएशन के बिहाइंड पे। फॉरेस्ट एरिया 33% फॉरेस्ट एरिया है, तो भाई खुशी की बात है। चलो भाई 33% इकोलॉजिकल नहीं जियोग्राफिकल एरिया बड़ा है, फॉरेस्ट एरिया हम लोग का बड़ा है, लेकिन अभी इतना सफिशिएंट नहीं है। फार लोअर देन डिक्रीज परसेंट आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार ये अभी भी नीचे ही है, फार लोअर है, ठीक है, थोड़ा ही कम है। ये भी थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा सके। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एस्टिमेट फॉर मेंटेनेंस फॉर ecological balance, the livelihood of a millions of people has the figure like forest depends upon the wasteland. The land is included by exclusive land and non-agriculture use included sentiments, roads and railway industry. जो वेस्टलैंड है उसको किसमें एक रॉकी एरिड और डेजर्ट एरिया जिसको नॉन एग्रीकल्चर यूज में डाल दिया है, और उसको किस यूज में डाल दिया है, सेंटीमेंट्स के रोड्स बना के रेलवे बनाने के लिए, रेलवे बनाने के इंडस्ट्री बनाने के लिए। उसकी वजह से चैलेंज क्या आता है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। लैंड भी 95% ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ फूड शेल्टर्स क्लॉथिंग ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। रहने का जगह, खाना, शेल्टर, ये किससे ऑब्टेन किया, लैंड से ऑब्टेन किया। ह्यूमन एक्टिविटीज हैड नॉट इट ब्रॉट अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो स्टारवेटेड द पेस्ट ऑफ ए नेचर फोर्सिंग कॉज ऑफ डैमेज टू लैंड। और ह्यूमन एक्टिविटी से क्या कर ये डिग्रेडेशन ला रहा है, उससे क्या है लैंड को लैंड डैमेज होते चला जा रहा है, ठीक है। अब कॉजेज क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर गेजिंग है, माइनिंग एक्वायरिंग है, ओवर इरिगेशन है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। ये सब इसके कॉजेज है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट बचाने के लिए मेजर एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ गेजिंग लैंड, मतलब गेजिंग लैंड को मैनेज करके चलना चाहिए, रेगुलेटिंग माइनिंग, मतलब माइनिंग थोड़े थोड़े समय पर करना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर, मतलब ओवर इरिगेशन ना करके हमें ना बूंद बूंद पानी या स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए।
प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ग्रोइंग थ्रू ब्रशेस। ठीक है, जो धूल मिट्टी जो इंडस्ट्री के उधर होती है ना, और उससे क्या लैंड के ऊपर वो लेयर चढ़ जाता है तो लैंड खराब होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक रहता है सॉइल एज अ रिसोर्स। बहुत नजदीक आ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल। अब लैंड का और सॉइल का अंतर क्या होता है? सॉइल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, अब जब उसमें पढ़ोगे ना किसमें, बताओ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में, जो पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, उसमें इसका ये भी एग्जांपल है। सॉइल मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? प्लांट ग्रोथ के लिए मीडियम में रहता है, सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत मतलब कीड़े मकोड़े सब के लिए, लाइफ के लिए भी अच्छा रहता है। Refined parent rock or bedrock climate, vegetation and another forms of life and time are important factors of formation of soil. ठीक है, अब जानिए on the basis of factors responsible for soil formation, color, thick, texture, air, chemical, physical properties, soil of India classified into different types. अभी हम लोग टेक्स्ट बुक का एक मैप है, ये क्या बता रहा है? ये एरिया बता रहा है कौन से जगह पे हम लोग को सॉइल पाया जाता है, कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं कौन कौन से जगह पे। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटरिक सॉइल, एरिड सॉइल, पोरस सॉइल। मतलब आपका 6 सॉइल इंडिया के अंदर पाया जाता है। 6 सॉइल पाया जाता है। पहले एलुवियल सॉइल आते हैं। एलुवियल सॉइल है ना, फॉर्मेशन लोकेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? दे हैव डिस्पोज बाय द 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये कैसे फॉर्म करता है, किससे फॉर्म करता है? ये फॉर्मेशन होता है एक 3 इम्पोर्टेंट रिवर के मदद से, जिसका नाम इंडस है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मदद से किसी एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। एलुवियल सॉइल का निर्माण कैसे होता है? ये तीनों के चलते, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के चलते इन तीनों का निर्माण होता है। also found the eastern coast of plate particularly like डेल्टा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। और ये साइड भी पाया जाता है। ये जो देख लो कि इस तरफ भी पाया जाता है, ये एलुवियल सॉइल है। और यहाँ का रीजन को आप देख सकते हो, और थोड़ा सा रीजन यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है एलुवियल सॉइल। यहाँ पे महानदी मिलेगा, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल हुए। Available soil and very fertility contain aquatic propagation like potash, phosphoric, NH and lime। मतलब इस वाटर के अंदर क्या रहता है, वो इसमें क्या रहता है? सॉइल के अंदर पोटेश ज्यादा रहता है, फॉस्फोरिक रहता है, एसिड रहता है और लाइम रहता है। आइडियल ऑफ ए ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर ट्राइकल पल्स क्रॉप्स। इसमें क्या ग्रो किया जाता है? शुगर केन ग्रो किया जाता है, पैडी ग्रो किया जाता है, व्हीट ग्रो किया जाता है, अदर पल्स क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। Research for alluvial soil are insensitive, cultivated and densely populated। ये सब जो एरिया, ये ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। अभी देखो, एलुवियल सॉइल 2 टाइप के होते हैं। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट वेरियस प्रोपगेशन सैंड, स्टिल, क्ले, धोस, चोस, थेरा एंड पिटबोर्ड प्लेन। ठीक है, अब जो ये एलुवियल सॉइल है, इसके 2 टाइप्स के सॉइल, इसमें 2 टाइप के सॉइल पाया जाता है। एक भांगड़ पाया जाता है, खादर पाया जाता है। भांगड़ क्या है? कौन एलुवियल सॉइल है? इसमें क्या है? लस्ट फर्टिलिटी रहता है, और इसमें ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कंकड़ मॉलिक्यूल्स, कंकड़ नॉड्यूल्स। जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ उसके ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन पाए जाते हैं ना, इसलिए ये ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होते। और डिओ खादर में क्या है? डिओ एलुवियल सॉइल है। डिओ एलुवियल सॉइल मतलब जो भागड़ कंसिस्ट मोर फाइन पार्टिकल्स, और जो भागड़ से जो आते इंडिविजुअल सॉइल है, और उसके अंदर से ज्यादा मात्रा में फर्टिलिटी होता है। ठीक है, और ये थोड़े फाइन पार्टिकल्स को ही कंटेन करता है। अब देखो ब्लैक सॉइल आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखो कहाँ पाया जाता है? ज्यादा गुजरात में, आधा महाराष्ट्र में। ठीक है, आधा महाराष्ट्र में, आधा किस में? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। Black in color are also known as the ragur soil and cotton soil। Sorry, climate condition along with the parent rock material
and the importance factor of formation of black soil. These soil types are found in a Deccan Trap basalt region is made up of lava flow. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and extend in the southeast direction like Godavari and Krishna valleys. ये क्या होता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे ये पैरेंट रॉक क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल ये किस पे यूज है कॉटन सॉइल कॉटन के लिए भी बेस्ट होता है ये कहा जाता है कहाँ ज्यादातर पाया जाता है ये प्लेट्यूज मतलब महाराष्ट्र के सौराष्ट्र के मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ तक इसके प्लेट्यूज पे ये रहता है और थोड़ा कुछ कुछ डायरेक्शन में जैसे कि गोदावरी कृष्णा वैली ये सब जगह पे भी ब्लैक सॉइल थोड़ा पाया जाता है ब्लैक सॉइल मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ली मटेरियल ब्लैक सोल किससे बना है फाइन क्ली मटेरियल से बना है वेल नोन एज देयर कैपेबिलिटीज होल्ड मॉइस्चर वो क्या होता है कि जो कैपेबिलिटीज रहते हैं जो मॉइस्चर को होल्ड करते हैं रिच ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटेशियम लाइम ये रिच रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम में पोटेशियम और लाइम में दिस रिसोर्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट और क्या जनरली पुअर रहते हैं फॉस्फोरिक कंटेंट में Similarly, develop the deep crack during the hot weather and silty when wet. Sticky when wet. अगर जब गीला रहेगा ना तो एक स्टिकी चिपचिपा रहेगा और जब गर्मी रहेगा तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे. अब रेड और येलो सॉइल तो फॉर्मेशन लोकेशन ठीक है रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरिया और लो रेनफॉल एंड ईस्टर्न साउथर्न पार्ट्स ऑफ एंड डेक्कन प्लेट्यू also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, south parts of Middle Ganga plain, along with Piedmont zone of Western Ghats. Reddish color due to diffusion of iron in crystalline metamorphic rock. Look yellow when in a cut hydrate form. Reddish कब दिखाई देगा जब crystalline metamorphic rock iron कब बनेगा और येलो कब दिखाई देगा जब hydrate form में रहेगा. अब laterite soil. Lateral soil क्या होता है? लेटरल सॉइल क्या होता है ये क्या होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये मिलता है वेट एंड ड्राई सीजन में द सॉइल इज अ रिजल्ट टू इंसेंचुरी इन लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल ठीक है लेटरिक सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक जनरली डिफिशिएंसी इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स ये क्या है जनरली ये डीप रहते हैं एसिडिक रहते हैं और डिफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स में occur most in southern state Western Ghats region of Maharashtra, Odisha and some part of West Bengal and Northern East region. ये वेस्ट बंगाल में नॉर्थन ईस्ट रीजन में ये पाया जाता है लेटरेट सॉइल ठीक है अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इससे अलग से लेटरेट सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस कैसे ह्यूमस में वो पुअर रहते हैं पॉन्ड इन इरोजन और डिग्रेडेशन इरोजन में ये पॉन्ड रहते हैं ड्यू टू पोजिशन ऑफ लैंडस्केप के पोजिशन के चलते हैं After propagating appropriate soil conservation techniques, particularly hilly areas like Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, also useful for growing teas and coffee, and red lateral soil is in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, more sufficient for crops like cashew nuts. ठीक है? अब एरिड सॉइल है कितना रह गया है? ये थोड़ा और रह गया है. ठीक है? ज़्यादा नहीं है? ओके हो ही जाएगा. एड सॉइल डालो. Sandy in texture and saline in nature. In some area, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Arid soil lacks in humus and moisture. Why? The lower horizons of the soil are occupied by khadar because increase of calcium content downwards. Agriculture. After proper irrigation of soil, proper irrigation of soil become cultivated as being cast in the western Rajasthan. Forest soil found in the hilly and mountain area where the sufficient rain forests are available. इसका characteristic क्या है? Soil texture was varied according to mountain environment and their formation. Forest soil क्या है? ये mountain के environment पर form होते हैं. Loamy and silty in valley side and close grain in upper slope. ठीक है? ये sow and cover the area of Himalaya. This soil experience the degradation of acidic and low humus content. The soil found the lower part of the hills, particularly in the river
tracks and alluvial fans and river tracks and alluvial fans and fertility। अब ये जान लो ठीक है। alluvial soil, ठीक, ये देख लो एक तरीके से ग्राफ है, एक निंजा टेक्निक है, ठीक है, एक तरीके से एक ग्राफ है, से आप समझ सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, सॉरी हिल गया, वो मत समझ रहा। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता क्या है, ठीक है। It delineation of soil cover and subsequent washing down that describe the soil erosion। soil erosion इसी क्या होता है, delineation of soil cover and subsequent washing down, क्या soil धीरे धीरे ना हटने लगता है, describe the soil erosion, इसी को soil erosion बोलते हैं। cause of soil erosion, human activity, deforestation, overgrazing, construction, mining, defect the farming method। डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है, कंस्ट्रक्शन माइनिंग के चलते ही होता है। नेचुरल फोर्स, विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, ज्यादा मात्रा में पानी डालना, हवाएं, इस वजह से क्या होता है, ये नेचुरल फोर्स होता है, ह्यूमन फोर्स, दो तरीके से सॉइल इरोजन होता है। ऐसे क्या होता है, गूल्स हैड बीन क्रिएटेड ड्यू टू रनिंग वाटर, बैड लैंड नोन एज राविन्स एंड इन चंबल बेसिन। Seed erosion, when the seed are in topsoil, is washed away due to water flow। Weed erosion, when loose soil, when the loose soil or soil at a slope blow due to wind। जो ऊपर पे 70% सॉइल रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हवा से ना उड़ जाते हैं पार्टिकल्स, उसी को ही कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का जो है चैप्टर, वो जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ, completed, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।